हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे, कोई भी रीजन टाइप पढ़ोगे तो ये सब जो टर्म है वो कॉमन है, ठीक है। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया जिसको शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया। कोई भी आप क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के रीजन करते हो तो जनरली इस तरह के टर्म आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये टर्म जानना बहुत जरूरी होता है कि ये सब टर्म का मतलब क्या होता है। तो हम बात करेंगे आज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में जेड इफेक्टिव से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि आपको अच्छे से पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे तो जीरो चार्ज होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कितना नेट अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि इसका मतलब एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, नेट force of attraction, net force of attraction by nucleus on valence shell electron, ठीक है, are known as effective nuclear charge, are known as इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट कि न्यूक्लियस नेट कितना फोर्स अप्लाई करता है किस पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, तो उसी को क्या बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव से हम सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एटम ले लिया, मान लीजिए सपोज हमने नाइट्रोजन एटम ले लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 7 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करेंगे क्या आएगा, 2, ठीक है, 2 5, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको हम थोड़ा सा ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये हो गया अपना क्या न्यूक्लियस, और उसके बाद ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हो गया यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया अपना न्यूक्लियस, सबको पता है ये हो गया न्यूक्लियस। ये जो होता है इसको बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिट, या फिर सेल बोलते हैं। ये जो होता है न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच जितने भी ऑर्बिट होते हैं उनको बोलते हैं इनर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ठीक है। तो आउटर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिट के बीच जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस आपको पता ही है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। और ये भी पता होगा कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर ही होता है, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अगर मैं पूछूं कि बताइए नाइट्रोजन की न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, तो नाइट्रोजन का जो भी एटॉमिक नंबर है वही उसके न्यूक्लियस पे चार्ज होगा। तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, +7 चार्ज होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूँ कि सोडियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसके न्यूक्लियस पे, सोडियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, +11 चार्ज होगा। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। किसी भी एटम पे जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है
और ये n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट है। इसको k सेल बोलते हैं, इसको l सेल बोलते हैं। ये आप लोग ने 9th-10th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके ऑर्बिट में हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना लिया, ठीक है। और आउटर ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हमने 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से बना लिया, ठीक है। 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिया। अब देखिए, आपको अच्छे पता है कि ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, आउटर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है इसको भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये तो हो गया अट्रैक्टिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ये जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और ये जो इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे माइनस चार्ज है। ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा ना, इसको क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपल्सिव होगा। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर इसको नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन फोर्स है और यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यहाँ रिपल्सन हो रहा है और यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो नेट जो फोर्स होगा, ठीक है, नेट जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन होता है उससे कंपेयर में जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे, उसी को बोलते हैं क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा तो साइज ऑफ एटम क्या होगा, उतना छोटा होगा या बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट मिला कि साइज ऑफ एटम क्या, साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है। क्लियर है कि साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, उतना कम होगा। और साइज ऑफ एटम जितना कम होगा इसका मतलब जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से अगर बोलूँ तो फॉर एग्जांपल मान लो सपोज हमने ले लिया n इक्वल टू सेकेंड पीरियड के मैंने सारे एलिमेंट ले लिया। अब सेकेंड पीरियड जैसे कौन कौन आता है, लिथियम आ गया, बोरॉन आ गया, ठीक है। लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरॉन आ गया, कार्बन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया एंड फ्लोरीन आ गया, ठीक है। ये n इक्वल टू 2 के सारे एलिमेंट हो गए। अब अगर मैं पूछूं कि इधर से इधर जाने पर, मतलब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज ऑफ एटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आप लोग को पता होगा साइज ऑफ एटम जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। पीरियड में लिथियम से हम फ्लोरीन, यहाँ पर मैंने नियॉन नहीं लिखा, नियॉन क्या होता है सबसे बड़ा साइज हो जाता है अपने पीरियड में, क्योंकि वहाँ पे वंडर वॉल फोर्स लगता है। वंडर वॉल सबसे वीक फोर्स होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो एक्सेप्शनल केस है। हम जनरली बात कर रहे हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। अब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कैसे हो रहा है वो थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, लिथियम है, तो आपको पता है कि लिथियम के इस पे न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है। तो अगर मैं पूछूं लिथियम के न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा। बेरिलियम पे +4 होगा, +5 होगा, +6 होगा, +7 होगा, +8 होगा, +9 होगा। ये तो हो गया न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया। अब चला देखिए इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो ये तो हो गया अपना न्यूक्लियस इसका लिथियम का, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका बराबर तो कितना आएगा, 2 1 होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट। इसमें फर्स्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन।
इसकी हम बात करें बोरॉन का, तो यहाँ से न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये अपना सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम कार्बन की बात करें, ये बोरॉन को हो गया, ये बेरिलियम को हो गया, ये लिथियम को हो गया। कार्बन की बात करें तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब आप लोग ने 10th क्लास में सीखा होगा। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो गया न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया सेकेंड ऑर्बिट। तो नाइट्रोजन फर्स्ट में इतना और ये आउटर में कितने 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिट में टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वन इज फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये आउटर ऑर्बिट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया है। ठीक है, दोनों एटम का, एटॉमिक ऑर्बिटल का। अब जरा देखिए, यहाँ पर इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कैसे हो रहा है? देखिए, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सभी के लिए, लिथियम टू फ्लोरीन के लिए n इक्वल टू सभी के लिए क्या है 2 में है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं n इक्वल टू 2 में है। इसमें भी है, इसमें भी n इक्वल टू 2 में है, इसमें भी n इक्वल टू 2 में है और इसमें भी n इक्वल टू 2 में है। ठीक है, तो ये चीज तो कॉमन हो गया। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है, लिथियम टू फ्लोरीन जा रहे हैं, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 यूनिट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसके न्यूक्लियस पे कितना +3 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस पे कितना +4 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस पे कितना +5 चार्ज है क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसके न्यूक्लियस पे +6 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस पे +7 चार्ज है, इसके न्यूक्लियस पे कितना +8 चार्ज है और इसके न्यूक्लियस पे कितना +9 चार्ज है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है 1 यूनिट प्लस हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस पे जब अट्रैक्टिव फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और रिपल्सिव, यहाँ पे इनर ऑर्बिट देखो सब में कॉमन है 2-2 इलेक्ट्रॉन है, सब में कॉमन क्या है 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इनर ऑर्बिट जो का रिपल्सिव होता है वो क्या होता है, उसके कंपेयर में जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है ज्यादा हो जाता है, डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस पे 1 यूनिट बढ़ता जा रहा है, तो जो रिपल्सिव फोर्स है उसके कंपेयर में जो इफेक्टिव जेड इफेक्टिव होता है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है 1 यूनिट आपका कंटिन्यूअसली आपको दिख रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। इसलिए क्या होता है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये हो गया कॉन्सेप्ट किसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इन टर्म का आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट से हम रिलेशन, जब स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में भी हम कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें n इक्वल टू थर्ड पीरियड के एलिमेंट की, तो थर्ड पीरियड में आपको पता है कि सोडियम आएगा, ठीक है, मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, उसके बाद फास्फोरस आएगा, उसके बाद सल्फर आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि इधर से इधर जाने पर साइज ऑफ एटम क्या होगा, साइज क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव जो होता है वो क्या होगा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब एक तरह नेट अट्रैक्टिव फोर्स होता है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, ऑन वैलेंस, नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बाय न्यूक्लियस। ठीक है, शॉर्ट में आपसे कोई पूछे तो ये आप बता दोगे तो क्लियर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। आई थिंक समझ में आ गया होगा इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसे निकालिए किसी भी एटम का, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट जो टर्म होगा अपना
स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब जो टर्म है आप पहले आप मेंटली इनऑर्गेनिक आपको क्योंकि उसमें याद करना होता है और सब में घुमा फिरा के जो रीजन होते हैं यही सब होते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको ये इनऑर्गेनिक को समझना है, सबसे पहले ये बेसिक टर्म को आपको अच्छे से पता होना चाहिए और ये क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते चलिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।